हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 8 विषय इतिहास के पहला जो चैप्टर है यानी प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ, इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं पाठ नंबर 1 पर। यह है पाठ नंबर 1, कैसे, कब और कहाँ। तो इसके बारे में हम लोग एक वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं और इस वीडियो के सहारे हम कुछ बातें यानी तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर के जो नीचे का जो अंश है उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं जो बचे हुए भाग है उस पर। आज हम शुरू करेंगे हम किस तरह जानते हैं। आज हम यहाँ शुरू करेंगे हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। इससे ऊपर पहले वीडियो में हम उसका अध्ययन कर चुके हैं। आज हम यानी दूसरे वीडियो में हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं से हम शुरू करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम चलते हैं इस अनुच्छेद पर, यानी हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया, जो अधिकांश लोग हैं, ये ज़्यादातर लोग हैं, इसको मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? आगे देखते हैं, इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं। इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उनके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलाव को क्या महत्व होता है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। इतिहास की इस समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थान और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेज की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति ही नहीं कर सकता। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को
स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास को किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई मतलब नहीं होता है। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का ही एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क और लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसे आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता और मुक्ति नहीं थी, न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग भी कहते हैं। आगे है औपनिवेशिक युग क्या होता है, या औपनिवेशिक युग किसे कहते हैं? इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए आयकर वसूल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई, और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आया? आप यह भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह परीक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि औपनिवेशीकरण किसे कहते हैं। तो इसे याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद रखिएगा। आगे इसमें दिया हुआ है, लेकिन जल्दी ही आप ये समझ पाएंगे कि सारे वर्ग या समूह इन बदलावों को अपने ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे, इसलिए इस किताब को हमारे अतीत नाम दिया गया है। आगे इसमें दिया गया है कि हम किस तरह जानते हैं, तो इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को हम आज यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन चलने से पहले आपसे पुनः आग्रह है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा यह जो चैनल है समाज वाटिका चैनल, इसे आप सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।